Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today's topic is a continuation of the previous topic. We were discussing a masterpiece of early 20th century literature, that was The Wasteland by T.S. Eliot. And today we are going to discuss the themes of disillusionment and rebirth and some of the other themes presented in The Wasteland. So let's explore the thematic depths of T.S. Eliot's landmark poem The Wasteland, published in 1922, a seminal work of modernist literature that resonates with themes of disillusionment, mythology, and spiritual desolation. अगर हम थीम्स में चलें तो सबसे पहले हमारे पास थीम्स में आ जाते हैं रिलीजन एंड डिसइल्यूजनमेंट, बिब्लिकल एंड मिथोलॉजिकल रेफरेंसेस सबसे पहले हम देखते हैं. Eliot uses biblical and mythological references to critique modern society, highlighting the failure of religious salvation in a disillusioned world. हमने ये बहुत बार इसमें रेफरेंसेस देखे in all the 5 sections कि जो ह्यूमन 20th सेंचुरी के स्टार्ट में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो एक एलिनेशन डिसइल्यूजनमेंट पाई जाती है मॉडर्न सोसाइटी में, तो उसमें हम देखते हैं कि लॉस ऑफ वैल्यूज़ मौजूद है. लॉस ऑफ वैल्यूज़ इस इंटेंसिटी के साथ है कि नॉट ओनली द मॉरल एंड सोशल वैल्यूज़ आर लॉस्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ जो इंसान ने लूज़ की दैट वर रिलीजियस वैल्यूज़. जो एक रिलीजियस साल्वेशन का एक कॉन्सेप्ट है वो हमें एक बिल्कुल भी पूरा होता हुआ जो एक ड्रीम है वो नज़र नहीं आता. अगर हम एग्जांपल्स में देखें, द पोएम इनकॉर्पोरेट्स द फिशर किंग लेजेंड, कैथोलिक इमेजेस एंड बुद्धिस्ट फिलॉसफी, weaving these elements into a tapestry of spiritual exploration. If on the one hand we are facing a spiritual barrenness, on the other hand we are trying to have a rebirth and regeneration in the form of religious values. लेकिन एंड पे टी एस एलियट खुद ही कहते हैं कि थ्रू रिलीजियस वैल्यूज़ एंड बिब्लिकल वैल्यूज़ या बुद्धिस्ट जो फिलॉसफी है, हमें वो जो रिडेम्पशन है, साल्वेशन है, वो मिलती हुई नज़र नहीं आती. Death and rebirth is there, symbolism of water and dry land. Eliot uses the symbolism of water and dry land to represent spiritual desolation, with water often representing loss of life and fertility. इसको दोनों तरीकों से एक डबल इमेजरी के तौर पे टी एस एलियट ने यूज़ किया, एज अ डेथ भी और रीबर्थ भी. रीबर्थ की बात करें तो द पोएम रेफरेंसेस द क्रूसिफिक्शन and resurrection of Christ, but ultimately the cycle of death and rebirth is absent, leaving a sense of perpetual emptiness. एक जो क्रूसिफिक्शन थी जीसस क्राइस्ट की, वो भी इसमें दिखाई गई, रेफरेंस दिया गया, और एक उम्मीद भी है कि देयर विल बी द रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, लेकिन अल्टीमेटली ये होता हुआ नज़र नहीं आता हमें. अल्टीमेटली एवरीवेयर वी आर सीइंग, वी आर ऑब्जर्विंग द डेथ इज़ प्रिवेलिंग एवरीवेयर, स्पिरिचुअल डेसोलेशन इज़ एवरीवेयर. सो डिस्ट्रक्शन और डेथ की वजह से जो एक डेसोलेशन और एलिनेशन और स्पिरिचुअल बैरननेस पैदा हुई है, वो वाटर की मदद से उसकी जो रीबर्थ होती हुई जो रीबर्थ है वो हमें नज़र नहीं आती. सेक्सुअलिटी एंड फ्यूटिलिटी इज़ देयर. Non-reproductive sexuality. Non-reproductive sexuality is a recurring motif in the wasteland, symbolizing the sterility of modern life and the absence of meaningful connection. In the literature, we always have noticed and we have already read कि जो लव है ये हमेशा से एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप के तौर पे देखा गया. एंड ऑफ कोर्स द सेक्सुअल रिलेशनशिप और फिजिकल रिलेशनशिप इज़ आल्सो देयर इन लव. इट हैज़ बीन अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लव. लेकिन यहाँ पर इन 20th सेंचुरी हम देखते हैं कि दीज रिलेशनशिप्स आर डिवॉइड ऑफ एनी लव, इवन देयर इज़ नो फीलिंग एंड इमोशन, देयर इज़ ओनली सेक्सुअल रिलेशनशिप. और ये जो सेक्सुअल रिलेशनशिप हैं ये भी मैकेनिकल सेक्स हैं, ये दे आर नॉट अराउजिंग एनी काइंड ऑफ फीलिंग और एनी आप कह लें कि कोई इमोशन को अराइज करते हों. एग्जांपल्स इंक्लूड मिस्टर यूजिनाइड्स इन्विटेशन एंड लिल्स सिचुएशन. ये 2 सिचुएशंस दिखाई गई हैं, दोनों में मैकेनिकल सेक्स दिखाया गया, बोथ हाईलाइटिंग द सुपरफिशियलिटी एंड एम्प्टीनेस ऑफ सेक्सुअल इनकाउंटर्स इन द वेस्टलैंड. The role of memory is there. The broken memories, past experience shape the character's present emotions and desires, leading to a constant interplay between memory and reality. And the fragmented narrative structure of the poem reflects this interplay with seemingly unrelated memories and events juxtaposed to create a sense of disjointedness.
हमें जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो भी नज़र आते हैं कैरेक्टर्स के, लेकिन वो 3 फॉर्म्स में नज़र आते हैं। ब्रोकन फॉर्म में, पास्ट रेफरेंसेस की शक्ल में, पास्ट मेमोरीज़ की शक्ल में, और फ्रेगमेंटेड है, ये हमारी मेमोरी जो है वो भी ब्रोकन है। जैसे कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, वी कैन सी डिफरेंट फेसेस बट इन अ वेरी ब्रोकन फॉर्म, जस्ट लाइक अ ब्रोकन मिरर। तो वो मेमोरीज भी हैं, पास्ट और प्रेजेंट को आपस में इंटरकनेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन जो मेमोरी है वो मौजूद तो है, लेकिन वो डिसजॉइंटेड है, फ्रेगमेंटेड है और ब्रोकन है। द ओपनिंग लाइन्स अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ इमीडिएटली इवोक अ सेंस ऑफ पास्ट लॉस एंड प्रेजेंट डिसइल्यूजनमेंट सेटिंग द टोन फॉर द पोइम। ये एक्चुअली आप कह सकते हैं कि हमारी थीमेटिक लाइन है कि हम ऑलरेडी वी हैव लॉस्ट अ लॉस ऑफ lots of things in past, and at present we are facing, due to that loss we are facing a kind of disillusionment, and there is no ray of hope, there is no hope for salvation and redemption. There are references of seasons and timelessness. Winter की numbness का जिक्र है. The poem presents a distorted view of the season, with winter's numbness extending beyond its traditional time frame. Winter को दिखाया गया symbol of death, और ये हर चीज़ को एक नम फॉर्म में कर देता है और ये इंसान के अंदर ज़िंदगी नहीं रहने देता. फेल्ड रिवाइवल है. फिर जब विंटर के बाद लिटरेचर में हमने देखा, यूरोपियन लाइफ में, इन यूरोप वी सॉ, वी एक्सपीरियंस एंड वी नो that after every winter there comes spring, and spring comes with some revival of and rebirth of life. But spring's arrival fails to bring about that renewal or rebirth, symbolizing the cyclical nature of frustration and the impossibility of true revival. And April is also considered as the cruelest month. This famous line reflects the cyclical nature of time, with the expected joys of spring evoking a sense of deeper pain and disillusionment. यानी हमारे पास जो एक वाहिद एक होप है वो अप्रैल की और मई की शक्ल में, स्प्रिंग की शक्ल में, वो रे ऑफ होप भी हमें बिल्कुल ख़त्म होती हुई नज़र आती है. There is cultural and historical context. The poem reflects the disillusionment and fragmentation of society in the aftermath of the World War I, a time when traditional values and beliefs were challenged, and the wasteland draws on cultural influences from across Europe and Eastern philosophy, creating a rich tapestry of interweaving ideas and themes. पास्ट रेफरेंसेस और यूरोप के ही अंदर मौजूद डिफरेंट जो कल्चरल शेड्स हैं वो इसमें नज़र आएंगे, अगरचे वो ब्रोकन की फॉर्म में होंगे, फ्रेगमेंटेड फॉर्म में होंगे. एंड एलियट इंटरवाइंस historical figures and myths from various cultures with its personal narrative, creating a complex and multifaceted exploration of the human condition. Past Hindu mythology के references हैं, ग्रीक mythology के references हैं, रोमन mythology के references हैं, यूरोपियन culture के references हैं, and they are all juxtaposed, they are all intertwined in the form of a broken and fragmented narrative as depicted by T.S. Eliot. कोशिश उन्होंने की कि कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को इकट्ठा लेके चलें, और इस तरह से एक ख़ास किस्म की इंटरटेक्चुअलिटी भी पैदा होती है कि जो, लेकिन इस इंटरटेक्चुअलिटी का कमाल ये कि ये सारे के सारे जो रेफरेंसेस एंड थीम्स हैं ये एक थीम पे आके ख़त्म होते हैं, दैट इज़ स्पिरिचुअल बैरननेस. देयर आर लिटरेरी टेक्निक्स एंड सिम्बलिज्म. allusions means references, imagery and montage एक नज़र आता है. Eliot uses allusions, imagery and montage to convey the poem's themes, creating a multi-layered and fragmented narrative experience. Key symbols include water, fire, and the thunder's voice, representing different aspects of the wasteland and the character's spiritual journey. Concluding mantra mein, the poem concludes with the Sanskrit mantra Shanti, 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 suggesting a possibility of peace but also a sense of ambiguity and uncertainty. While coming out of that mythology, हम देखते हैं कि कंक्लूड भी टी एस एलियट इस तरह से करते हैं कि वर्ड शांति पे करते हैं, लेकिन वो भी इस बारे में एम्बिगुअस है, अनसर्टन है कि आफ्टर ऑल दिस लॉस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड डिसिल्यूजन लाइफ, हमें यकीन नहीं है कि हम वाकई अपनी जो साल्वेशन रिडेम्पशन है उसको हम अचीव कर पाएंगे थ्रू यूजिंग रिलीजियस वैल्यूज़. Personal reflections and impacts are there. Eliot's personal life and beliefs profoundly shaped the wasteland, reflecting his own experiences of loss, disillusionment and spiritual searching. उनके अपनी लाइफ के जो experiences हैं, जो उनके अपने losses हैं, autobiographical element यहाँ मौजूद है. The wasteland has had a lasting impact on modern literature and culture, influencing subsequent generations of writers and artists. long lasting impression छोड़ते हैं.
the poem's themes remain relevant to contemporary societal crisis, offering a timeless exploration of humanity's struggle with meaning and purpose. आज यानी जब हम स्पेशली देखते हैं वर्ल्ड वॉर वन के बाद दैट ह्यूमैनिटी वाज सफरिंग बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ आइडेंटिटी, तो ये एक लॉस ऑफ आइडेंटिटी और सर्च फॉर आइडेंटिटी एक ऐसा यूनिवर्सल टॉपिक है, एक ऐसा फिनोमेना है कि जो हमें आने वाले दौर में, आने वाले जो मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर है उसके अंदर भी नज़र आता है. If and at the end we may conclude, in conclusion, the wasteland offers a multifaceted exploration of disillusionment, deaths, futility, memory, and the cyclical nature of frustration, ultimately presenting a powerful testament to the enduring human struggle for meaning and redemption. यहाँ पर हमारा ये जो वेस्टलैंड का जो थीम्स हैं और जो एक मल्टी लेयर्ड है, मल्टी थीमेटिक पोएम है, एक बड़ी लॉन्ग और क्रिटिकल, एक आप कह लें थिंकिंग को अराउज़ करने वाली पोएम है. यहाँ पर हमारा ये लेक्चर भी ख़त्म होता है. इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं, तो यू आर फ्री टू कमेंट एंड फ्री टू क्वेश्चन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.